Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors. So the board exams have started. आज आपका इंग्लिश लैंग्वेज था. आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा. अगर अच्छा गया होगा, अगर खराब भी गया होगा, कोई इश्यू नहीं है. इंग्लिश 2 या फिर इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा सेकंड पेपर होता है, वो इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका इंग्लिश का एक मार्क्स बनाया जाता है. ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा जो फाइनल मार्कशीट होता है उसमें इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है और कंप्यूटर होता है. और ये सब सब्जेक्ट्स इस तरीके से होते हैं. तो अगर आपका इंग्लिश 1 खराब भी गया होगा, कोई इश्यू नहीं है. इंग्लिश लिटरेचर में उसको मेकअप करने की कोशिश करना. क्लियर? तो आज आज आपको मैं सिखाऊंगा कि इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो सिर्फ इंग्लिश का स्टोरी पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ हमको कहानी समझ में आ गया है, हम जाके लिख देंगे. या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने एक बार रीडिंग मार लिया है, हम जाके वहां लिख देंगे. या पोयम मैंने एक बार रीडिंग मार लिया है, मुझे समझ में आ गया है, मैं एक बार जाके लिख दूंगा. ऐसा नहीं होता है. समझना है कि आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको भी पता है इस बार का सिलेबस कितना कम है. बस दो दो चैप्टर्स आ रहे हैं पोयम में, स्टोरी में भी 2 है और मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी 2 ही एक्ट है. तो बोर्ड आपसे एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ आंसर्स उम्मीद करेगा, एक्सपेक्ट करेगा. ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टोरी को पढ़ना कैसे. बस रीडिंग मार के चले जाने से, रीडिंग मारने में क्या लगता है, 5 मिनट 2 मिनट रीडिंग हो गया, ज्यादा बड़ा बड़ा स्टोरीज तो है नहीं. लेकिन क्या उस 2 मिनट या 5 मिनट के रीडिंग से आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे? क्या एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको वो 2 मिनट की रीडिंग आपको उस आंसर्स लाने या उस आंसर्स को लिखने के काबिल बना देगा? शायद नहीं. ठीक है, तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन आंसर लिख सको. और आंसर लिखना भी कैसे वो भी सिखाऊंगा कि बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, कितना बड़ा आंसर लिखना है और क्या लिखना है. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात, कल एग्जाम है, ये क्लियर होना चाहिए. ये मत सोचना कि आज एग्जाम हुआ कल छुट्टी नहीं. कल 26 है, कल आपका एग्जाम है. ठीक है, कल ही इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है, कल जाना है एग्जाम देने इसी टाइम पे जब आपको नॉर्मल टाइम है. पहले सिलेबस पे आते हैं. ये रहा सेमेस्टर 2 का सिलेबस. पहले सिलेबस क्लियर हो जाओ, ऐसा नहीं कि कुछ और पढ़ के चले गए. मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 4 आ रहा है. एक्ट 4 का सीन 1 सीन 2, सिर्फ 2 ही सीन है, सिर्फ 2 सीन. और एक्ट 5 में तो सीन ही नहीं है, एक्ट 5 स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है. ठीक है, तो 2 ही आ रहा है. एक्ट 4 में सीन 1 सीन 2 पढ़ना और एक्ट 5 पढ़ना है. उसके बाद आते हैं पोयम में. पोयम भी सिर्फ 2 ही है. एक है 9 गोल्ड मेडल्स और एड्यू बेन एडम, और दूसरा है शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज भी आपको 2 ही पढ़ना है. और आपको भी पता है ना, पोयम आपने देखा 1 पेज का पोयम है. स्टोरी देखा था ज्यादा, एक स्टोरी 3 पेज का है तो दूसरा आपका सिर्फ 2 ही पेज में खत्म हो जा रहा है. ठीक है, लेकिन बोर्ड उसी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है हमको वो देखना है. तो सबसे पहले स्पेसिमेन पेपर पे जाते हैं. देखना है कि बोर्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है. उस बाद में आपको बताऊंगा बुक से उसको पढ़ना है कैसे. तो देखते हैं स्पेसिमेन पेपर कैसा है. ठीक है, तो नॉर्मली मैक्सिमम 40 मार्क्स का ही पेपर है, सबको पता है. 1.5 आवर्स का, ये भी पता है. 10 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा. कुछ नया तो इसमें है नहीं. ठीक है, अभी देखते हैं इसमें किस तरह सेक्शन से क्या क्या पूछ रहा है. सबसे पहले चीज, दिस पेपर हैज 4 सेक्शन. सेक्शन ए इज कंपलसरी. ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए मस्ट बी आंसर्ड. तो सेक्शन ए कंपलसरी है. सिंपल सेक्शन ए में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सब आपको बनाना है. और सेक्शन बी सी डी से यू मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच. तो बी से भी एक क्वेश्चन लेना है, सी से भी एक क्वेश्चन, डी से भी एक क्वेश्चन. पहली बात ये आपको क्लियर होना चाहिए, सेक्शन ए में सारा क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन और सेक्शन डी का एक क्वेश्चन. ऐसे मत है ना सेक्शन बी का 2 बना दिए, सेक्शन सी छोड़ दिए. ऐसे नहीं, सब हर सेक्शन से आपको कम से एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है. बात क्लियर है? तो यही आपका टोटल गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करना है. और एक चीज याद रखना, बोर्ड ने क्लियरली बोला है कि जो भी गाइडलाइंस क्वेश्चन पेपर में होगा वो आपको फॉलो करना है. आप एक्स्ट्रा कुछ भी चीज मत करना. अगर बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं ना कि समय बच गया है तो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन बनाया, चलो और एक बना देते हैं. मत करना. बोर्ड ने क्लियरली, आपको पता होगा एग्जाम से पहले इंस्ट्रक्शंस रिलीज हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ऑल द गाइडलाइंस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर हैज टू बी फॉलोड. अभी अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोर्ड ने ये नहीं बताया क्या होगा, मगर बोर्ड ने बोला है कि इट मस्ट बी फॉलोड. आप फॉलो करो. सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का एक एक क्वेश्चन करना है. अभी सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं कि वो लोग क्या करेंगे, 2 स्टोरी है,
सिर्फ एक पढ़ के चले जाएंगे, 2 पोयम है, सिर्फ एक पढ़ के चले जाएंगे, और 2 एक्ट है, एक हो गया एक्ट 4 और एक हो गया एक्ट 5। तो बोलेंगे नहीं एक ही करके जाते हैं, क्योंकि एक ही आंसर करना है, एक क्वेश्चन एक्ट 4 से होगा, एक क्वेश्चन एक्ट 5 से होगा, ऐसा वो दिमाग में रखते हैं। एक से याद रखना, आप पढ़ के तो जा सकते हो, आप सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि एक एक ही आपको अटेम्प्ट करना है ना। लेकिन आप सेक्शन ए में मिस्टेक करोगे, क्योंकि सेक्शन ए में क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेक्शन ए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये है आपका एमसीक्यू। अभी जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका स्टोरी का क्वेश्चन हो गया, 9 गोल्ड मेडल्स करके। उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पोएम का क्वेश्चन है, 9 गोल्ड मेडल्स है ना। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पोएम्स है, ये फर्स्ट पोएम का है, ये सेकंड पोएम का है। अभी बोलोगे ये तो सिर्फ 1 मार्क्स का है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं। इश्यू है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका परसेंटेज डिसाइड करेगा। अब आप थर्ड पे आते हो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका ऑल समर्स इन अ डे, ये आपका हो गया स्टोरी का क्वेश्चन, ये आपका एक स्टोरी का क्वेश्चन है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया तुम्हारा सेकंड स्टोरी का क्वेश्चन। हाँ, ये भी लेकिन आपका फर्स्ट स्टोरी से ही है, जो कि आपका ऑन समर इन अ डे, तो 2 आपका आ गया स्टोरी से, सेम स्टोरी से 2 क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको पढ़ के ही नहीं गया, मान लो आप द समर इन अ डे पढ़ ही के नहीं गए, गया आपका 2 मार्क्स। आपने ओलंपिक वाला पढ़ के गया, क्योंकि वो छोटा है। तो आपको हर एक चीज पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको भी देखो। क्वेश्चन में उससे क्या पूछा, हाउ ओल्ड वाज मार्गरेट वन से अराइव एट द डिस्टेंट प्लैनेट। आप तो रीडिंग मार के चला गया, अब कितना उम्र की थी आपको याद ही नहीं है। अब तो क्वेश्चन, अब तो कहानी समझ के गया ना, समझने से क्या आपको ये फैक्ट आ जाएगा दिमाग में, नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे, ठीक है। पहले एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन। अब है आपका जेसी ओवेंस करके क्वेश्चन। अब देखो ये तुम्हारा एथलीट्स वाला क्वेश्चन पे हो गया, है ना, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वाला क्वेश्चन पे हो गया। ये भी आपको सेकंड स्टोरी जो है उस पे आ गया ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर आगे वाले पे जाते हैं, आगे वाला देखो ये भी तुम्हारा स्टोरी पे हो गया। तो स्टोरी पे देखो टोटल 4 क्वेश्चन आ गए यहाँ 1 वर्ड में ही, 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका सेकंड स्टोरी पे भी है, तो सेकंड तो एक स्टोरी पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये रहा मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक क्वेश्चन, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का दूसरा क्वेश्चन, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का तीसरा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का चौथा। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से भी तुम्हारे 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपने यहाँ कोई एक्ट पढ़ के मत चलना, कोई एक एक्ट। अब देखो यहाँ कितना छोटा चीज पूछा है, एंटोनियो सेज ट्राइंग टू रीजन विद सेमलॉक वाज लाइक। अब आपको यहाँ जानना है कि वो क्या चीज है, वो बोल क्या रहा है, बस समझ में आया? तो ये सब आपको एकदम कैसे पता चलेगा ये चीज, बस रीडिंग मानने से नहीं पता चलेगा, वहां उसको समझना है, पैराग्राफ पढ़ के देखना है क्या है क्या नहीं है। उस पे आएंगे, पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में हम लोग क्या देखें कि स्टोरी पे जो है 4 क्वेश्चन आए, मर्चेंट ऑफ वेनिस पे कितना क्वेश्चन आए हैं 4, और जो तुम्हारा पोएम है, पोएम से कितने क्वेश्चन आए हैं 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी सेक्शन ए पे। तो ये पूरा 10 का 10 आपको बनाना है, सारा 1 वर्ड एकदम डीप में पूछा है, मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिस्क्राइब द क्विक विटेड डेयरिंग एंड लॉयल। अब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तब ना बता पाओगे, कहानी समझने से तो नहीं पता पाओगे। आगे जाते हैं, नेम द यंग लवर्स। अभी देखो अभी ये तो आप कर ही सकते हो खुद से, ये तो बड़ा इजी है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से। क्वेश्चन में क्या होता है, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन, सेक्शन डी से एक क्वेश्चन। अब देखो कैसे पता करें कि सेक्शन बी में तो 2 क्वेश्चन है। एक तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और एक हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स का, वो भी 10 मार्क्स का। अब तुमको डिसाइड कैसे करना है कि हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 1 करें या क्वेश्चन 2 करें। तो पहले तुम पढ़ो इसको अच्छे से। अभी बहुत बच्चे होंगे जिसको दोनों पता होगा, तो सोचेंगे जो दोनों लिख देते हैं, इसमें से जिसमें मेरा अगर ज्यादा मार्क्स मिलेगा शायद मिस उसको कंसिडर करेगा। ऐसा नहीं है, जो पहला लिखोगे ना उसको कंसिडर किया जाता है, या फिर कैंसिल, मतलब मार्क्स भी कट सकता है, पता नहीं। बोर्ड अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बोलता तो नहीं है, शायद ना भी हो, लेकिन गाइडलाइन तो फॉलो करना है ना आपको। तो आप रीडिंग करो कि ये है क्या, ये कहाँ से लिया गया है, बुक का किस पोर्शन से है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो जब एग्जाम में आप लिखने बैठते हो तो पता चल जाता है, हाँ इस पेज से ये पैराग्राफ लिया हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, ये किस कंटेक्स्ट में बोला गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप उसको आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छा से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं,
अब क्वेश्चन का एनालाइज करोगे समझ में आ जाएगा। वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, ये कहाँ हो रहा है, अब तो तुम समझ के चले गए कहाँ हो रहा है। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, WH वर्ड सब जगह लगेगा। व्हाई देखो, व्हेन, वेयर पूछ दिया, व्हाई पूछ दिया, क्यों है वहां, वो क्या कर रहा है। अब बोलोगे ये तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे लिखा हुआ रहेगा, आपको उस एक्ट के समझना नहीं है, एक्ट कहाँ हो रहा है, कौन कौन इस एक्ट में है, इस एटलीस्ट इस सीन में कौन कौन कैरेक्टर्स है, वो लोग कहाँ पास है, ठीक है, वो किस कंटेक्स्ट में वहां पास है, क्या बात कर रहे हैं, क्यों ये बात कर रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ था, इस पैराग्राफ के बाद क्या हुआ था, ये समझ। इज दैट टू व्हाट मर्सी कंपेयर टू, अब देखो ये वर्ड मर्सी उठा लिया वो, अब उससे मर्सी किसके बारे में बोल रहा है, कहानी समझने से नहीं होगा, एक एक टर्म ये किसके लिए यूज हुआ है। अब देखना जो तुम्हारा बुक होगा या वर्कबुक होगा, वहां पास इधर पैराग्राफ होगा, यहाँ पास मीनिंग होगा, तो वो पढ़ना है ना। मर्सी यहाँ है तो यहाँ बताया जरूर जाएगा कि मर्सी किसके लिए, वहां एक्सप्लेनेशन होगा। अगर नहीं भी होगा तो सबने वर्कबुक तो खरीदा ही होगा जहाँ पास एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एटलीस्ट आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो अच्छे से, ये वर्ड ये लाइन क्यों है वहां पास, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि दो ही एक्ट तो करना है, पूरा बुक पढ़ के तो जाना है नहीं। ठीक है, आगे बोलते हैं व्हाई डज पोर्शिया कॉल मर्सी ट्वाइस प्लेस्ड। अभी ट्वाइस प्लेस्ड जो वर्ड है ये भी तुमको साइड में मिल जाएगा, पढ़ो क्यों ट्वाइस प्लेस्ड दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई आपको ही पता है ना, ऑनलाइन पढ़े हो आप एग्जाम, या फिर ऑफलाइन में भी मैम ने आपको पढ़ाया होगा या टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन आखिर में वो 2 महीना पहले पढ़ाया गया ना, आपको अभी तक याद होगा नहीं, याद होगा कहानी याद होगा, लेकिन डिटेल में तो अभी ना पढ़ोगे क्योंकि कल एग्जाम लिखना है। आपको पता होना चाहिए, आप अभी तक मैथ्स का तैयारी कर रहा था, साइंस का तैयारी कर रहा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था, आप इंग्लिश आखिरी के 4 दिन के लिए रखा होगा, जो सब करते हैं, ऐसे नहीं कि आप अकेले कर रहे हो, सब वही कर रहे हैं। तो आज का ही दिन है जो आपको पढ़ के जाना है, साल भर का पढ़ाई आज करके जाना है इंग्लिश उनके लिए, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है इसे। अब एक्सप्लेन द लाइंस, अब देखो तुमको लाइन का मीनिंग पूछ दिया, अब मीनिंग आपका एक्सप्लेनेशन आपको दिया ही हुआ होगा वर्कबुक में या साइड में, तो एक एक लाइन समझना है वहां पर। लेटर इन हर स्पीच पोर्शन मेंशन से जो भी ये सब वर्ड्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर वही बोलूंगा मैं, पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ का बाद में क्या हो रहा है, पैराग्राफ के समय क्या हो रहा है, ये सब आप जानोगे तब जाके आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यही चीज आप दूसरा क्वेश्चन में भी पढ़ना, अब उसका क्वेश्चंस को देखना कि आप इस सबका आंसर लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, कितना बड़ा लिखना है। जैसे ये 2 मार्क्स का है, वाई यहाँ पर जो क्वेश्चन है बस उसके बारे में मेंशन कर दो, काम हो गया। बहुत बच्चे एक एक पैराग्राफ लिख देते हैं 2 मार्क्स से, नहीं नहीं पूछा है। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक है हु हैज दिस ऑफर, हु स्टॉप्स, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, दोनों का आप 2-2 लाइन भी लिख दो, हो गया मार्क्स। ऑन द डायरेक्ट पॉइंट पे लिखो, इधर उधर डिविएट मत करो। आपको आता है तो हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, क्या करोगे उतना लिख के, क्वालिटी प्रोवाइड करो, क्वांटिटी नहीं। भर दिए हैं कॉपी, मिस आंसर शीट मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। ग्रेजुएशन का पेपर नहीं ना लिख रहे हो कि कॉपी भरे जा रहे हो, क्वालिटी पर फॉर्म करो, क्वालिटी पे फोकस करो, जो पूछा है वो लिखना है, सटीक लिखना है। जो चेक कर रहा है वो दिन में पता नहीं कितना पेपर चेक कर रहा है, आपके पेपर पढ़ते पढ़ते अगर पढ़ने का उसको पता नहीं वो पढ़ेगा सही से नहीं पढ़ेगा, अगर वो देखा कि नहीं ये तो कहानी बना रहा है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसको लगेगा कि ये तो पूरा नॉलेज ही डाल दिया है, जो पूछा जा रहा है वो नहीं लिख के कहानी लिखा जा रहा है, मार्क्स नहीं देगा, याद रखना, मार्क्स नहीं देगा। इंग्लिश है, पॉइंट पे लिखो, पूरा पॉइंट पे लिखो, जो पूछा वही लिखो, इधर उधर डिबेट मत करो, ठीक है। ये मत सोचा रहे 3 मार्क्स का है तो हमको 1 पेज लिख देना, या एटलीस्ट 6 लाइन, 6 लाइन या फिर 12 लाइन लिखना, ऐसा नहीं होता है। जो पूछा है वो लिखो, चाहे कितना ही लाइन लगे उसमें, लेकिन अच्छे से लिखो, ठीक है। तो यहाँ से आप अटेम्प्ट डिसाइड कर लेना है कि मेरा दोनों में से कौन बेटर आंसर हो सकता है, किस में हम अच्छा लिख सकते हैं, किस में मेरा मार्क्स नहीं कटेगा, आप उसको प्रेफर करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी में। अभी सेक्शन सी में भी 2 स्टोरी है, आपको दोनों स्टोरी में से कोई भी एक स्टोरी पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, पढ़ना तो दोनों ही है। अब आप देखो, आपको अब क्वेश्चंस देखो, अब देखो इसमें से कौन सा में आप चारों का चारों सही से आंसर लिख सकते हो, जिसका लिख सकते हो उस पे ही जाओ, जिसका नहीं लिख सकते हो तो उसको अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि एक एक मार्क्स मैटर करता है। ये रहा सेक्शन बी। आपको अगर लगता है नहीं हम इस पे ज्यादा बेटर लिख सकते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट करो, ऊपर वाले को छोड़ दो। तो जो पहला 10 मिनट होता है ना, उसमें आप ये डिसाइड करो कि कौन हमको लिखना है, कौन हमको नहीं लिखना है, क्योंकि बाद में लिखने समय अगर आप फंस गया तो वो तो गया आपका, तो फिर पूरा ऊपर से लेके नीचे काटना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा वाला का 3 किया, हो गया ना ना, एक ही अटेम्प्ट करना है, उसी का 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो पहले उस 10 मिनट में ये डिसाइड करो कि कौन सा हम बेटर अच्छा से लिख सकते हैं। वही चीज आपको पोएम के लिए रिपीट है, पोएम में भी 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 होगा, उसमें भी सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना है। अभी पोएम का कहानी क्या है ना, कि पोएम में 2 मीनिंग होता है,
एक होता है लिटरल मीनिंग, जो वो लाइन बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है, और दूसरा हो गया उसके पीछे का मीनिंग, उसका बैकड्रॉप का मीनिंग क्या है ना। ये सब क्या है, आपको पोएम होता क्या है, पोएम जो होता है पोएट एक लिख देता है, अब उसको अलग अलग चीज से कनेक्ट करके आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो दोनों मीनिंग आपको समझना है। अब वो कहाँ मिलेगा, वर्कबुक सबके पास है, सबने वर्कबुक लिया हुआ है, सबके पास नोट्स होगा, स्कूल का नोट्स होगा, नहीं है गूगल कर लो, मिल जाएगा आपको नोट्स, उसको पढ़ो। एक लाइन का यहाँ पोएम लिखा हुआ क्या है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो, ये मीनिंग है, ये इससे पोएट बोलना क्या चाहता है एक्चुअली में, एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका, ये तो लिटरल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग। अब दोनों मीनिंग समझो, तब जाके एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पोएट वेट सबके बारे में पढ़ने लग जाते हैं कि पोएट के बारे में पूरा पढ़ लो। क्यों भाई, कहीं बोला है, कहीं क्वेश्चन दिख रहा है कि पोएट के बारे में लिखो? नहीं लिखना है तो नहीं पढ़ना है उतना, वो सब आपका 10th वो हिंदी में आता है, कवि परिचय दो, यहाँ कोई कवि परिचय उरिचय नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है लाइन, देखना है उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल लिटरल मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग दोनों, एक एक छोटा छोटा वर्ड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट रिस्ट दाउ, अभी इसका मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग, ये क्यों बोला गया, इससे पोएम पोएट क्या बोलना चाहता है, ये दो चीजें, लिटरल मीनिंग एंड एक्चुअल मीनिंग। तो ये मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया कि किस तरीके से स्पेसिमेन पेपर आपको बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि किस तरीके से स्टोरी या पोएम को पढ़ना है ताकि एग्जाम में हम उसका अच्छा से आंसर लिख सके। ओके, तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में ऐसा है क्या, दो स्टोरी है ना, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये पहला स्टोरी हो गया। और जो दूसरा स्टोरी है ऑल समर इन अ डे, ऑल समर इन अ डे, ठीक है, ये दो स्टोरी। कितना पेज का है ये स्टोरी, एक दो, दो पेज, दो पेज का स्टोरी है, इसको स्टोरी कहेंगे, ये तो शॉर्ट स्टोरी का भी शॉर्ट स्टोरी, इतना छोटा स्टोरी। और दूसरा है ऑल समर इन अ डे, ये कितना पेज का है, एक है, दो, तीन, चार, चार या पांच, चलो पांच ले लेते हैं, ठीक है। बाद में बच्चे मैसेज करेंगे कि सर चार था आपने, पांच था आपने चार लिखा, दो पेज, पांच पेज, सात पेज। अब सात पेज अच्छे से पढ़ के जाके स्टोरी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टोरी पे मार्क्स कितना मिल रहा है, एक आपको सेक्शन में 10 मार्क्स मिलेगा और एक आपका सेक्शन ए में 4 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स ये कैरी कर रहा है। 14 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है 7 पेजेस, यानी हर पेज का आपको 2 मार्क्स है, रफली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। पढ़ना कैसे हो, सबसे पहले पोएट जो स्टोरी राइटर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, है कौन हो, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, याद करके मत जाओ, पढ़ लो वो है कौन, ठीक है। उसके बाद आप एक पैराग्राफ पढ़ो स्टोरी का, फिर पूछो ये इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये बोल क्यों रहा है ऐसा, यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। और इस पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे ना, वन वन जो आपको लगता है नहीं 1 मार्क्स में पूछ सकता है, उसको अंडरलाइन करो और कॉपी में लिख लो उसको, ताकि एग्जाम में हॉल में जाने से पहले आप एक बार उसको रीडिंग मार सको। बुक पर लाइन मत करो, बुक पर लाइन करने का समय नहीं, उसको कॉपी में लिखो। 1 मार्क्स आपको लगता नहीं ये 1 मार्क्स आ सकता है, तो उसको आप कॉपी में साइड में करके लिख लीजिए। फिर से रिपीट करें क्या करना है, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ जाओ, फिर आप देखो कि इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर कौन कौन बोल रहा है, ठीक है, और ऐसा क्यों बोल रहा है, वाई, कहाँ, वेयर, इसके बाद अभी क्या होने वाला है, प्लस इससे 1 मार्क्स का आपको लगता है नहीं मेरा एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसको कॉपी में लिखो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जाओ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से जाने से पहले आप रीडिंग मारो, उस बाद देखो कि इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले आपने 2 पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, तो आप अपने मन में बताओ ये फर्स्ट पैराग्राफ ये चीज हुआ था, ये लोग था, ये लोग ये सब बोल रहा था, सेकंड पैराग्राफ में ये सब हुआ था, थर्ड इसीलिए थर्ड में ये हो रहा है, तो इससे पहले का आपको क्लियर हो गया। फिर इसमें क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाट, कौन कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है वैसा। फिर इसका 1 मार्क्स का आपको जो लगता है एग्जाम में आ सकता है, उसको आप कॉपी में लिखो। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ जाओ, जब फोर्थ पैराग्राफ जाओगे, फिर आप सोचो फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब हुआ था, ये लोग था, सेकंड पैराग्राफ में ये सब हुआ था, ये लोग था, ये बात कर रहा था, थर्ड पैराग्राफ में भी यही सेम चीज आपने आपसे पूछो। फिर फोर्थ को पढ़ो, फिर फोर्थ में आप आओ कि हाँ फोर्थ में तुम्हारा ये लोग स्पीकर है, ये लोग बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, वो अपने आप से पूछो, रीडिंग माने मत पूछो खुद से ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहां से देखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये शायद ये आपका 1 मार्क्स का बन सकता है, या ये इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स आप नोट करो, क्या ये 2-3 पॉइंट्स हमको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, ये बस समझ के जाने से नहीं होगा, तो उसको कॉपी में नोट करो, क्योंकि जब आप ऐसे ही करते करते पूरा स्टोरी खत्म करोगे, तुम्हारे स्टोरी दिमाग में बैठ गया वो,
लेकिन आखिर में स्टोरी पढ़ने के बाद तुमको पॉइंट्स चाहिए ना जो एग्जाम में लिखोगे। ऐसा तो नहीं कि कहानी लिख के आ जाओगे। ऐसे नहीं बोला राइट इन योर ओन वर्ड्स द एंटायर स्टोरी, ये नहीं ना करना है, वहां पर पॉइंट टू पॉइंट पूछेगा वो। तो पॉइंट्स टू पॉइंट उसको नोट करते चलो। हर स्टोरी को 1 घंटा दो, 2 पेज 3 पेज का स्टोरी 1 घंटा दो, 1 घंटा में उसके ऊपर नोट्स बनाओ। ये चीज पूछ सकता है एग्जाम में, पूछो कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे पूछ पूछ के आप अपना ऐसे आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टोरी पे जाओ। फिर जब दोनों स्टोरी हो जाए तो फिर एक बार पूरा जो नोट्स बनाया ना उसको रीडिंग मारो अच्छा से, 2-3 बार याद करो उसको। उसके बाद अब चले जाओ पोयम में। इस तरीके से करो, 5-5 5 मिनट में स्टोरी पढ़ लिए दोनों खत्म, चलो पोयम निकाल लेते हैं। अरे बहुत इजी है, चलो छोड़ो क्या करना है, एग्जाम से पहले अगला कल भी पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, बोर्ड है, एक एक चीज मैटर करता है। इस तरीके से पढ़ोगे, गारंटी देता हूँ आराम से स्टोरी कर लोगे। बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? आ गया नेक्स्ट पोयम। अभी पोयम का ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पोयम में जो लिखा हुआ है और जो पोएट बोलना चाहता है उसमें दो अलग अलग चीज है। पहले देखते हैं पोयम कौन कौन सा आ रहा है और उसका वेटेज कितना है। आपका पोयम आ रहा है 2, ठीक है। एक हो गया अबाउट बिन एडम, ABA, और दूसरा हो गया 9 गोल्ड मेडल्स, NGM, ठीक है। अब देखो, ये तो आपका 1 पेज का है, दोनों आपका 1-1 पेज का ही है, तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप पहले पोएट के बारे में नहीं, पोएट कौन है वो देख लो, बस दोनों का पोएट याद कर लेना कि हाँ ये लोग पोएट कौन है। अभी वेटेज देखते हैं। अभी इसमें से तुम तो कोई एक अटेम्प्ट करोगे, सेक्शन सी में आएगा। आप ये पहली बात तो सेक्शन सी का है, कोई एक ही अटेम्प्ट करना है हमको, तो वो 10 मार्क्स का हो गया, प्लस 2 मार्क्स का आपका सेक्शन ए में, तो ये 12 मार्क्स आपका कैरी करेगा पोयम, ठीक है। अभी बात है पोयम पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले आप करना क्या, अब जो पोयम को पढ़ना है पहले उस पोयम को निकालो। उस पोयम में देखना टोटल पैराग्राफ्स कितने हैं। आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव करो। जैसे अबाउट बेन एडम, अब इसका बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन है ही क्या, 1 पेज का है ये, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन है। तुम क्या करो, 18 लाइन को आप 5 लाइन्स में डिवाइड कर दो। अब 5 लाइन पढ़ो उसका, फिर उस 5 लाइन को वर्कबुक से पढ़ो जो तुम्हारे पास, जहां तुमने मीनिंग लिखा हुआ है। समझो कि वहां पोएम का लिटरल मीनिंग क्या है। अभी लिटरल मीनिंग में क्या आता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा, उसका मीनिंग को याद करो। कैसे याद करो, कॉपी में लिखो, याद रखो, कॉपी बनाओ अपना, एक दिन के लिए बनाओ लेकिन बनाओ, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उसका मीनिंग लिखो, उसको नोट करो, याद करते चलो। 5 लाइन का बात कर रहा हूं। तो लिटरल मीनिंग, रीडिंग मारो, वहां से वर्ड्स जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको पूछ सकता है उसका मीनिंग याद करो। फिर उसका एक्चुअल मीनिंग याद करो। एक्चुअल मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो पोएट बोलना चाह रहा है ना। पोयम तो उसने लिख दिया, लेकिन उसके पीछे भी एक मीनिंग है जो वो आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है। तो वो इनडायरेक्ट मीनिंग को समझो क्या है। अब वो कैसे समझोगे, वर्कबुक में लिखा हुआ है, आप देखना वर्कबुक में आपको थीम्स करके मिलेगा, थीम्स। उस थीम्स को रीडिंग मारो कि असल में ये पोएम है किसके बारे में, बोलना क्या चाहता है पोएट। जब थीम क्लियर हो जाएगा ना तुम्हारा आराम से समझ आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 लाइन करो। अरे बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, पोयम ही याद करके चल जाते हैं। बहुत सारे कॉन्वेंट के बच्चे वही करते हैं, कोई फायदा नहीं है। जब को पता है तुमको 2 ही पोयम आ रहा है, 5 लाइन करके बढ़ो। 5 लाइन में फिर आप लिटरल मीनिंग देखो, क्या क्या टर्म्स यहाँ यूज किया गया है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स का आप मीनिंग कॉपी में नोट करो। फिर एक्चुअल मीनिंग में जाओ कि पोएट ने ये क्यों कहा, क्या कहना चाह रहा है वो। इससे पहले जो 5 लाइन था उसमें क्या कहा उसने, उसको इस लाइन से रिलेट करने की कोशिश करो। ऐसे ही करते करते तुम्हारा 18 लाइन का पोएम खत्म हो जाएगा। 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसको उतना करने में, ठीक है। कम से कम पर पोएम पर स्टोरी 1 आवर दो, तब जाके आप आराम से रात का 10 बजे तक कर लोगे। अगला सुबह जितना भी नोट्स बनाया उसको रीडिंग मारो, एक बार बुक को रीडिंग मारो, जाके एग्जाम लिख दो। फिर नेक्स्ट 5 लाइन पढ़ो। इससे पहले जो 10 लाइन हुआ उसको अपने मन में बोलने की कोशिश करो, क्या क्या चीज हुआ, पोएट का क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, पोएट का मीनिंग बोलना क्या चाहते हैं, पोएट क्यों बोलना चाह रहा है ये, इसके पीछे उनका बोलने का मकसद क्या है। वो अपने आप से पूछो ये सब सवाल। तब जाके एग्जाम में जब वही सवाल देखोगे तो लगा हाँ ये तो था, ये तो आंसर है इसका। क्योंकि एग्जाम में सोचने बैठोगे तो लिखोगे कब, सोचने का काम आज करना है, अभी करना है जब तुम पढ़ रहे हो, क्लियर। ऐसे करते करते तुम्हारा पोएम ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पोएम में जाना। 9 गोल्ड मेडल्स वाला जो पोएम है हल्का लंबा है लेकिन स्टोरी की तरह है, इसमें ज्यादा कोई उतना लिटरल मीनिंग वाला नहीं है, स्टोरी की तरह है। तो इसमें भी आप ऐसे ही करना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पैराग्राफ्स है। एक बार में एक पैराग्राफ पकड़ो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग लिखो,
फिर देखो इसमें पोएट बोलना क्या चाह रहा है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग प्लस एक्चुअल मीनिंग दोनों। फिर सेकंड पे जाओ, फिर थर्ड पे जाओ, फिर 1 2 3 को रिवाइज करो, फिर फोर्थ पे जाओ, फिफ्थ पे जाओ, सिक्स पे जाओ, फिर रिवाइज करो, फिर स्टार्टिंग से उसको रिवाइज करो। ऐसे करते करते आपको पोएम कंप्लीट हो जाएगा। फिर कॉपी निकालना, दोनों पोएम में जितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसका मीनिंग जो आपने लिखा है वो, उसको आप रीडिंग मारो एक बार अच्छे से, याद करो उसको। उसके बाद आप पोएम जो दोनों है उसको रिवाइज करो, फिर स्टोरी निकालो, उसका दोनों चीज रिवाइज करो, पोएम को रिवाइज करो। जब ये दो आपका कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप जाओ मर्चेंट ऑफ वेनिस में, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस तो कहानी है, आपको ही पता है। बच्चे मर्चेंट ऑफ वेनिस से स्टार्ट मत करना, पहले स्टोरी करो, पोएम करो, लगेगा हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है, तब आप जाइए मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, हाँ तीनों बुक साथ में खोल के पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा, एक एक करके खत्म करो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आज ही पढ़ना है तो अभी पढ़ना है। बहुत होता है एक दिन, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि मैंने चलो नहीं पढ़ा, अच्छे इधर 2 3 महीना मैंने नहीं पढ़ा, कोई इशू नहीं, आज पढ़ ले, क्या प्रॉब्लम है। कल बाद 10 बजे तक का समय है, पढ़ो, जितना ताकत है लगा दो, लेकिन मार्क्स तो लाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आ गया मर्चेंट ऑफ वेनिस। सभी बच्चों को इसी पे टेंशन आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस तो समझ में, नॉर्मल इंग्लिश समझ में नहीं आता, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का शेक्सपियर क्या क्या बोल के निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कोई इशू नहीं है, कौन सा तुमको मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखने बोल रहा है कोई कि याद करके आओ लिख के आना है। बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल में पता है वो लोग प्ले करते हैं, जिसमें वो लोग याद करके चले जाते हैं, लाइन बाय लाइन याद करके चले जाते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं। अब करते करते हैं, अब हमें नहीं करना वो सब, हमें तो कल का एग्जाम देना है, उसके बाद किसको कौन किसको पूछ रहा हूँ मर्चेंट ऑफ वेनिस में तुमने क्या पढ़ा है। करना क्या है मैं आपको उस पर बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना कि आपके पास जो वर्कबुक होगा या जहां पर भी आपने मीनिंग लिखा होगा, उससे उस सीन का पूरा समरी पढ़ लो कि उस सीन में हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, पर तुम्हारी आइडिया क्लियर कर लो इस सीन में, ठीक है ये चीज हो रहा है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप एक पेज, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक पेज होगा जिसमें इस तरीके से इधर लिखा हुआ रहता है, इधर तुम्हारा मीनिंग वो सब रहता है। ठीक है, इस पूरे पेज में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, उसका मीनिंग्स को आपको ध्यान देना है, अंडरलाइन कर करके रखना है कि हाँ यहाँ यहाँ आपको मीनिंग्स में आ सकता है, क्योंकि आपने देखा था ना वो इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया था, बोला था भैया इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी करना कैसा वो समझो। कोई भी पैराग्राफ आपको जो दे देगा, आपको जाना इससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पास कौन कौन स्पीकर है और वो लोग कहाँ पास है, आपने क्वेश्चन है वेयर दे आर, वेयर, वेन तो नहीं पूछेगा, दिन में और रात में वो तो नहीं पूछेगा, हु आर स्पीकिंग, कौन कौन है वहां, ये बातें क्यों हो रही है, वाई दे आर स्पीकिंग सो। ठीक है, फिर एक कोई वर्ड उठा देगा वहां से, बोलेगा इसका मीनिंग क्या है, इससे वो बोलना क्या चाहता है, व्हाट डज इट मीन बाय दिस, तो मीनिंग। जब आपको पता चलने इस पेज का मैंने सारा कुछ कर लिया, तो फिर अपने आंख बंद करो और बोलने की कोशिश करो ऊपर से लेकर नीचे तक कि आपने क्या क्या समझा, लाइन बाय लाइन, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे सेम चीज रिपीट करो कि इस पैराग्राफ से पहले क्या हुआ, इस पैराग्राफ के बाद क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है, इस पैराग्राफ का इस वर्ड से उसका मीनिंग क्या है, वो बोलना क्या चाहता है। फिर आप बुक बंद करो, पहला पेज में जितना पढ़ा उसको अपने मन पे बोलने की कोशिश करो, फिर सेकंड पेज में जितना भी आपने पढ़ा उसको अपने मन में बोलने की कोशिश करो। अगर हो सके तो लिखने का समय नहीं है, अगर है तो लिखो, लिखोगे तो याद ही हो जाएगा परमानेंट, क्योंकि भूल सकते हो ना, मन में बोल रहे हो ना आप उसको जब तक, क्योंकि कॉपी में भी तो लिखना है, तो अभी लिखोगे तो कॉपी में भी लिखोगे, अभी सोचोगे तो वापस फिर दिमाग में चला जाएगा, अरे कुछ तो था दिमाग में याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने दिमाग में ही रखा, दिमाग से तो कुछ भी चीज कभी भी निकल सकता है। कॉपी में लिखे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन कह रहा है, हु इज द स्पीकर, क्या बोलना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, एक सीन खत्म। फिर एक बार फिर से जितना तुमने कॉपी में लिखा रीडिंग मारो, उस समरी को फिर से बार पढ़ो, फिर से वही चीज रिपीट करो। तो एक सीन को एटलीस्ट 2 टाइम्स ऐसा करो आप। फिर चले जाओ सेकंड सीन पे, सीन 2 पे सेम चीज रिपीट करो, एक बार पूरा उसको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट मीनिंग सब लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, पहले तो समरी पढ़ लेना, फिर लाइन बाय लाइन उसको रीडिंग करना, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, क्यों कह रहा है ये चीज, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाई आर दे सेइंग सो, ये सब क्वेश्चन दिमाग में लाओ। ठीक है, अब रिकॉर्ड वीडियो हल्का पीछे करके जो जो मैंने वर्ड्स बोला ना वो सबको दिमाग में ले आओ और वही सब क्वेश्चन पूछना। फिर ऐसे ही करते करते वो सीन भी खत्म हो जाएगा, फिर बंद करो कॉपी। फिर देखो एक्ट 4 में आप अपने आप से पूछो ना, वॉकिंग करते करते अपने आप से पूछो कि एक्ट 4 में हुआ क्या, ये चीज हो रहा है, पहला पेज में ये सब हुआ, सेकंड पेज में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में ये हुआ। अगर आप ये बोल पा रहे हो ना एग्जाम में लिख लोगे, नहीं बोल पा रहे हो, भूल रहे हो, तो एग्जाम में भी वही होगा। क्लियर, एक्ट 5 तो बहुत छोटा है, वो आराम से हो जाएगा, एक्ट 5 में सीन ही नहीं है,
बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस को भी अप्रोच करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग समझना है, उस लाइन का मतलब क्या है, उससे वो जो स्पीकर है वो कहना क्या चाहता है, हु इज द स्पीकर, हु इज टॉकिंग टू हुम, किससे बात कर रहा है, इस तरीके से चलना है। बस रीडिंग मार के नहीं करना है, आराम से टाइम लेके चलो। मान लो एक्ट 4 पढ़ रहे हो, एक्ट 4 का सीन 1 पढ़ना है आपको। अब अपना टाइम लगाओ कि हाँ इसमें इतना पेज है, हम इसको 2 घंटा देंगे, पूरा अच्छा से 2 घंटा देंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद कोई भी तुमको आके पूछे तो तुमको उसका आंसर पता होना चाहिए। सीन 1 तुमने आधा घंटे में खत्म कर दिया, फिर कोई पूछ दे कोई फायदा नहीं, तो उस आधा घंटा आपके लिए वेस्ट है, और आज और कल का दिन वेस्ट नहीं करना है। जो गलती आपने पूरा साल किया, आज और कल नहीं करना है। क्लियर? यही चीज एक्ट 4, यही चीज एक्ट 5 में आपको करना है, आपका काम आराम से हो जाएगा। और जब आपने सब कुछ कर लिया इस तरीके से, उसके बाद आप एक बार सोने से पहले पूरा अच्छा से रीडिंग मारिए, जो नोट्स कॉपी बनाया आपने एक दिन भर में, उसके बाद रीडिंग मारिए, सो जाइए। सुबह उठिए, फिर से नोट्स कॉपी रीडिंग मारिए, फिर से पूरा एक बार रीडिंग मारिए, और फिर एग्जाम लिखने चले जाइए। आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर अच्छा नहीं भी जाए, अब आपको थोड़ी पता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा, एटलीस्ट आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैंने मेहनत करके तो आए हैं, आज पढ़ के तो आए, ऊपर ऊपर बाकियों की तरह कहानी समझ के नहीं आए, आज पढ़ के आए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मैंने मेहनत किया है, कोशिश पूरा किया, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं होगा, आपने जब इतना किया है तो जरूर होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो ये मैंने आपको पता है किस तरीके से स्टोरी और पोएम का अप्रोच करना है। अब आता हूं मैं कैसे आंसर लिखना है। अभी जैसे आप 1 मार्क्स वाला में तो टेंशन नहीं है, तो बस के आपको वापस टिक करना है, कोई इशू नहीं है उसमें। अभी आते हैं आंसर्स। अब देखना आप मिनिमम बस 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, इस तरीके से ट्रेंड फॉलो किया हुआ है। तो 2 मार्क्स वाले में जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन भी होगा। आप देखना कि जो क्वेश्चन है उसमें अगर 2 क्वेश्चन मार्क्स लगाए हुए, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स। तो आप देखना कि ये 2 मार्क्स का, इस 2 मार्क्स में क्या क्या चीज होगा, आप उसके हिसाब से लिखना। 3 मार्क्स का है, आप देखो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, मान लो 3 पार्ट है इसमें, ऐसे लिख दे, मैंने व्हाट, एक क्वेश्चन व्हाट पे हो गया, एक क्वेश्चन व्हेन पे हो गया, एक क्वेश्चन पे वेयर पे हो गया। अभी 3 मार्क्स का है, कैसे लिखें? आप पहला पैराग्राफ में व्हाट का आंसर करो, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, फिर उस व्हाट को 1 लाइन या 2 लाइन में एक्सप्लेन करो, फिर पैराग्राफ चेंज करो, व्हेन का आंसर दो, कहाँ हो रहा है, फिर 1 लाइन और 1-2 लाइन एक्सप्लेन करो, फिर तीसरा वेयर पे जाओ, 1 लाइन में वेयर भी हो जाएगा, फिर उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करो। इस तरीके से टीचर को दिखा, यहाँ 1 मार्क्स देना है, यहाँ 1 मार्क्स, यहाँ 1 मार्क्स, चलो बच्चे को 3 मार्क्स। अब आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे तो उसको पता, वो इतना रीडिंग मारे, वो इतना बड़ा चीज लिख दिया, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स दे देगा, 2.5 मार्क्स दे देगा, गया हाफ मार्क्स। तो पार्ट बाय पार्ट लिखो कि हाँ मैम आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, दीजिए ये मैंने आपको 2 पार्ट दे दिया, पहला पार्ट का 1 मार्क्स दीजिए, दूसरा पार्ट का दूसरा मार्क्स दीजिए, खत्म कीजिए बात। इस तरीके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में आंसर दो, ताकि मैम को लगे हाँ बच्चे ने 3 पॉइंट लिखा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 नहीं लगाना, ये आप हिस्ट्री नहीं लिख रहे हो, ठीक है, ये आप लिटरेचर लिख रहे हो, तो ये 1, 2, 3 नहीं लगाना, वहां पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ मतलब होता है कि एक अलग पॉइंट बच्चा मेंशन करने जा रहा है। बात क्लियर? इस तरीके से आपको हर आंसर को लिखना है, तभी जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और फालतू फालतू नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। आप पढ़ के गए हो, अच्छा से पढ़ के गए हो, तो आराम से मार्क्स भी आपका अच्छा से आएगा। एक बार एमसीक्यू का भी देख लेते हैं कि एमसीक्यू में आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दिया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं सर बस ABCD लिखें, ऑप्शन ए है तो ए लिखे आ जाए क्या, कि पूरा वो लाइन लिखना है, कि पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, करना क्या है एमसीक्यू में। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है, आप वही करके आइएगा। तो देखो एमसीक्यू में करना क्या है, देखो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, क्या लिखा है, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर। राइट द करेक्ट ऑप्शन नहीं है, राइट द करेक्ट आंसर है। तो करना क्या हम आपको बताते हैं, कॉपी हो गया, सेक्शन ए लिखना, क्वेश्चन 1 डालना का 1। ठीक है, इसमें मान लो तुमको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मान लीजिए मैंने बोल दिया इसका ऑप्शन सी है मान लो, तो इसका ऐसा लिखना है, सी द नेम्स ऑफ द रनर। फिर आ गया आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 मान लो ये हो गया, ठीक है, अभी इस पे आपको करना है। अब इसमें कैसे करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मान लो ऑप्शन आपका हो गया सी, तो इसमें भी सी डैश प्रेयरफुल एंड एंग्शियस। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ऑप्शन सी है या नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं,
मैंने पिछले 6 साल से बस मैथ्स और साइंस का क्लासेस लेता हूँ मैं। ये तो नहीं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये सब नहीं पढ़ाता मैं, मगर तरीका पता है कि कैसे लिखना होता है, क्योंकि मैं खुद आईसीएसई का ही स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। थर्ड ऑप्शन मान लो डी है, तो डी लिखा, उसमें जो लिखा वो लिख दो। इस तरीके से आपको लिखना है, ना ऑप्शन लिखना है ना क्वेश्चन कॉपी करना है। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बोर्ड। तभी आपको कोई गलती नहीं होगा, नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम का अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये मत सोचना कि स्कूल में हमको कभी मार्क्स ही नहीं मिला इंग्लिश 2 में, यहाँ कैसे मार्क्स मिल जाएगा। प्री बोर्ड में टीचर 3 मार्क्स हमें एक ही मार्क्स देती है और कैसे हमको 3 में, वो आपका काम नहीं है। आप पढ़ के जाओ, सही से लिखो, देने वाला देगा। ठीक है, आपका स्कूल का में जो करेक्शन होता है बोर्ड का उससे अलग होता है। आप पढ़ के जाओ और जाके लिख दो, आपका काम खत्म। कल आओ हिस्ट्री का पढ़ना बैठ जाओ, भूल जाओ क्या हुआ आज, छोड़ो, जिसको मार्क्स देना वो देते रहेगा, अपना उसको जो करना करेगा। आप अपना बेस्ट दो, मार्क्स आंसर लिख के आओ, खत्म करो, हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ। यही करना है, हमेशा यही करना लाइफ में भी। बात क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको एग्जाम में करके क्या आना है। ठीक है, अगर एग्जाम दे के आओ, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है ना, आप उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है, एटलीस्ट पहले आप स्टोरी से ट्राई करो। अगर आपको लगा कि नहीं मेरे तो अच्छा से याद हो रहा है, हमको हम भूल नहीं रहे हैं, तो आप वैसे ही सब में कंटिन्यू करो और अच्छे से एग्जाम दो। टेंशन मत लो, पास्ट क्या है हमको नहीं पता। आपको पता है पास्ट में आपने क्या किया है, लेकिन भूल जाओ, हमको पता ही नहीं मैंने पास्ट में क्या किया, मुझे आज पता है बस। कल टीचर कैसा, कल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा क्या पता, मुझे नहीं पता, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ के जाना है और कैसे पढ़ के जाना है, मैंने आपको बता दिया। बस इतने पे फोकस करो, मार्क्स जरूर आएगा। कोई मार्क्स आपका काटने के लिए नहीं बैठा है, मार्क्स आपको देने के लिए बैठा है, लेकिन आपको उस तरीके से आंसर लिखना है, मेहनत करके जाना है। बात क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। कल आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का आपको अच्छे से मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दे दूंगा यूट्यूब पे, तो आप आराम से पढ़ो, हिस्ट्री का टेंशन ना लो। कल आपको नोट्स मिल जाएगा, क्लास भी आपको मैं समझ एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कुछ। आप बस अब इंग्लिश पे फोकस करो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड। जय हिंद।